गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारी क्लास है और सातवां चैप्टर चल रहा है, इसमें पिछली क्लास में हमने नाइट्रोजन परिवार नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों के बारे में पढ़ा था। 15वें वर्ग के सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। लास्ट में मैंने आपको फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों के बारे में बताया था और एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी कि कैसे बस फास्फोरस अम्ल और फास्फोरिक अम्ल को याद रखो और उनमें से ही ऑक्सीजन जोड़कर, जल के अणु निकालकर या ऑक्सीजन निकालकर अन्य ऑक्सो एसिड बना सकते हैं। अगर उससे भी आपसे नहीं बनता है, फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो एक और मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक के द्वारा आप जो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है उनके सबके फॉर्मूले बना दोगे। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड के आज अपन ऑक्सीजन परिवार शुरू करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक है, इससे बता देता हूं, आपको याद रखने में रटना नहीं पड़ेगा। ऑक्सो एसिड के फॉर्मूले बनाने में, उनके सूत्र बनाने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। उस मेथड से आप याद रख सकते हो, ये आपकी काफी हेल्प करेगा। तो ट्रिक क्या है? फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड इनको याद रखने के लिए है ये ट्रिक। कैसे याद रखना है? आपको ये वर्ड याद रखना है, देखो, हूप एचपी। कैसे? हूप हूप एचपी तो याद रख सकते हो ना आप, HOOP हूप और एचपी, तो इनको रख लेना है। इनमें प्रत्येक का एक अर्थ है। एच का मतलब हाइपो, एच का मतलब हाइपो। ये ओ है जो ऑर्थो, ऑर्थो। पी का मतलब पायरो, एच का मतलब वही हाइपो और पी का मतलब पायरो। ठीक है। इनके ऊपर आपको पता है ऑक्सो एसिड में, फास्फोरस के जो ऑक्सो एसिड अपन ने पढ़े हैं, इन ऑक्सो एसिड्स में 3 ही एलिमेंट होते हैं। 3 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, HPO। एच से हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपके 6 हो गए। ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन की संख्या या तो सारे एसिडों में जो स्थायी एसिड है ना फास्फोरस के, उनमें हाइड्रोजन की संख्या या तो 3 रहेगी या 4 रहेगी। तो ये भी क्रम से है, देखो, 3 3 3 और 4 4 4 बना सकते हो, याद रख सकते हो। हाइड्रोजन की संख्या 3 और 4 है, 6 है टोटल। ये 6 में से आधे में 3 और आधे में 4। फिर फास्फोरस, तो फास्फोरस या तो एक फास्फोरस परमाणु वाला ऑक्सो एसिड होता है या 2 फास्फोरस परमाणु वाला। तो वही 1 1 1 और 2 2 2। ठीक है भाई, ये फास्फोरस के परमाणु की संख्या आ गई। फिर ऑक्सीजन के जो परमाणु रहते हैं वो ही बदलते हैं। मेन तो 2 से लेकर और 7 तक रहते हैं। 2 3 4 5 6 7। अब किसके पीछे अस लगेगा और किसके पीछे इक्र? तो देखो, जिनके शुरू के जो ये 2 हैं, इनके पीछे तो अस लगता है। फिर इसके पीछे इक, फिर इसके पीछे अस, और लास्ट के 2 हैं जो इक, वो सॉरी इक। कैसे याद रख सकते हो आप? ऊपर के 2 अस, नीचे के 2 इक, और बीच के उल्टे कर दो। इक है तो अस और अस है तो इक।
ये अब देखो इस टेबल, अगर आपको ये टेबल बनाना आ जाती है और बनाने में कोई दिक्कत है नहीं, हूप एचपी याद रखना है बस, हूप एचपी। उसके बाद हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन की संख्या तो इजीली बन जाएगी। हाइड्रोजन 3 और 4 होते हैं तो 3 में 3 और 3 में 4। फास्फोरस भी 1 या 2 होते हैं तो 3 में 1 और 3 में 2। ऑक्सीजन की संख्या 2 से 7 तक कंटिन्यू है, 2 3 4 5 6 7। अब देखो इससे हम किस प्रकार से फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक नाम दिया, क्या नाम दिया मैंने आपको, पायरोफॉस्फोरस एसिड। समझिए इस चीज को, पायरोफॉस्फोरस एसिड। आपको सूत्र नहीं आता बिल्कुल भी, लेकिन आपके पास ये टेबल बनी हुई है, आपने वो टेबल बनाना जानते हो। तो देखो इसमें पायरो और फास्फोरस का अस लग रहा है पीछे, तो देखो इसमें पायरो ये रहा, ठीक है, और अस ये रहा, तो इसका मतलब पायरो फास्फोरस ये वाली टेबल है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H4, हाइड्रोजन के 4, फास्फोरस के 2, P2 और ऑक्सीजन के 5, H4P2O5। ये आपके फास्फोरस एसिड का क्या हो गया, पायरोफास्फोरस एसिड का फॉर्मूला हो गया। अब इसकी तुम संरचना भी बना सकते हो। आपको पता है P डबल बॉन्ड O और POH बॉन्ड तो रहेंगे और ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ जाएगी। तो ये इसकी हो गई स्ट्रक्चर। फिर देखो, मान लो दूसरा देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपसे कहा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का सूत्र। तो देखो इसमें हाइपो 2 जगह आ रहा है, एक तो यहां और एक यहां, तो इन दोनों में से होगा कोई। हाइपो को देखते ये आ जाना चाहिए, पर फास्फोरस नहीं है, फास्फोरिक है, इक वाला, तो ऊपर तो अस वाला है, इक वाला ये रहा, 4 2 6, तो लिख दो H4P2O6। ये आपका क्या हो गया, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो बना सकते हो। और देखो, आपसे केवल इतना कहा जाए, ऑर्थो फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला लिखो। क्या करो, ऑर्थो देखो 2 जगह आ गए, पर अस वाला ये है, ये दूसरे नंबर का, ठीक है, H3P1 और O3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3PO3। लो साहब, बन रहे ना, देखो सटासट फॉर्मूले याद। तो ये क्या है, इनके सूत्र बनाने की ट्रिक है। इससे आप 6 का सूत्र बना लोगे, 6 ऑक्सो एसिड के सूत्र बन जाएंगे आपके, जो मेन है, ऑर्थो, पायरो और हाइपो वाले। मेटा के लिए क्या याद रखना है, मेटा इस टेबल में नहीं है। मेटा कौन से होते हैं, जब फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड में से प्रत्येक में से जल का अणु निकल जाता है, प्रत्येक अणु में से फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में से जो पेरेंटल है, फास्फोरस या फास्फोरिक एसिड के प्रत्येक अणु से जल का अणु निकले, जल का अणु, मतलब जैसे H3PO3 है, जल का अणु निकालो तो HPO2। अब ये अकेले नहीं रहते, ये या तो त्रिलक के रूप में या बहुलक के रूप में। ऐसे ही H3PO4, इसमें से जल का अणु निकालो, क्या हो जाएगा, HPO3। ये भी त्रिलक या बहुलक के रूप में रहता है। तो मेटा आप ऐसे याद रख लेना, तो सारे बन जाएंगे। और जो ऑक्सो एसिड रहते हैं, ऑक्सो एसिड में कुछ नहीं होता, बस एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, उनमें परोक्साइड वाला पाया जाता है। ये ऐसे याद रख सकते हो। ये टेबल अगर
अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी ये वाली ट्रिक से, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको कॉपी में बना लेना आप। और फिर प्रत्येक 6 बन रहे हैं इसमें, देखो हाइपोफास्फोरस एसिड, ऑर्थोफास्फोरस एसिड, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड, पायरोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरिक एसिड और पायरोफास्फोरिक एसिड। 6 एसिडों के सूत्र बन जाएंगे इसी से, इसको याद रखोगे तो। ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इससे आपको हेल्प मिली है या नहीं मिली। अब अपन अपना अगला टॉपिक है जो स्टार्ट करते हैं, और वो है आपका ऑक्सीजन परिवार। क्या है? ऑक्सीजन परिवार। जो आपका ऑक्सीजन परिवार है ये वर्ग 16 के सदस्य हैं। क्या है? वर्ग 16 के सदस्य हैं। और इनका जो जनरल फॉर्मूला रहता है, सामान्य सूत्र NH2NP4 होगा। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा? NH2NP4। पहले इसके सदस्यों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, कौन कौन से तत्व हैं जो ऑक्सीजन परिवार में आते हैं। ऑक्सीजन तो है ही, नाम से ही पता लग रहा है। अच्छा, इनका सामान्य नाम कैल्कोजन भी है। वर्ग 16 के सदस्यों को अपन कैल्कोजन भी बोलते हैं, चाल्कोजन या कैल्कोजन। कैल्कोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसके जो प्रमुख सदस्य हैं ऑक्सीजन या सल्फर, ये अयस्क बनाते हैं। अयस्क बनाने के कारण इनको कैल्कोजन बोलते हैं। अयस्क बनाने वाले, ऑक्साइड अयस्क और सल्फाइड अयस्क, इसलिए इनको कैल्कोजन कहा जाता है। ये छोटी मोटी चीज है। अब देखते हैं इसके सदस्य कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लेवेनियम। ये LV ये नया जुड़ा है, बाकी ये तो थे ही पहले से। ऑक्सीजन 8वें नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक 8 है। सल्फर का 16, फिर 16 में 18 जोड़ो तो 34 सेलेनियम का, 34 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 52। और 52 में 18 के बाद 32 जोड़ो तो 50 और 30 80 84, 84 नंबर का है। और 84 में फिर 32 जोड़ोगे आप तो ये आ जाएगा 116 नंबर का हो जाएगा। ये 116 नंबर। तो ये इनके परमाणु क्रमांक हो गए। अब देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे? ऑक्सीजन से पहले कौन सी अक्रिय गैस आ रही है? हीलियम। अक्रिय गैस लिख लेते हैं इन सब के आगे। नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, अक्रिय गैस लिख लेते हैं। और देखो इसके आगे तो पहला कोष पूरा हो गया, दूसरा है तो 2s2 2p4, NH2NP4 रहता है ना इसके साधारण फॉर्मूला। ये दूसरे आवर्त में इसलिए 2s2 2p4। फिर इसमें 3s2 3p4, इसका 3d10 4s2 4p4, इसका क्या हो जाएगा? 4d10 5s2 5p4, इसका क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4f14 5d10 6s2 और 6p4। और इसका हो जाएगा आपका 5 14 6d10 7s2
7p4। तो देखो सब में एक एक कोष बढ़ता जा रहा है। इसमें दूसरा कोष, तीसरा, 2 कोष है, 3 कोष है, 4 कोष है, 5 कोष, 6 कोष, 7 कोष। तो ये इस तरह से रहते हैं। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। याद करने की ट्रिक तो आपको पता ही है भाई। एक लव नाम का लड़का है जो कि एग्जाम में पढ़ा नहीं साल भर, अब एग्जाम में टीप रहा हो तो उससे कोई क्या कहता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो लव। ओल्ड स्टाइल से टीपो लव, लवली कुछ भी बोल दो, ओल्ड स्टाइल से टीपो लव। ये इसकी ट्रिक हो गई, सीधी सीधी क्रम से याद रखने की। यहीं पर मैं बता देता हूं आपको कि जो आपके ये तीनों तत्व हैं, ये तो है अधातु, और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और टेलुरियम और पोलोनियम है उपधातु। पोलोनियम सॉरी सेलेनियम और टेलुरियम ये है उपधातु। ये रेडियोधर्मी तत्व है, धात्विक गुण होते हैं, ये दोनों धातुओं में आते हैं। ऐसे कर सकते हैं, ये अधातु, ये तीनों अधातु में आते हैं। ये उपधातु और ये आपका धातु गुण दिखाएगा, धातु गुण दिखाता है। और ये भी धातु, ये रेडियोधर्मी भी होता है, रेडियोधर्मी। पोलोनियम में जो कैसा है, रेडियोधर्मी है, रेडियो एक्टिव। तो ये इनके बारे में हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं इनकी उपलब्धता, प्रकृति में ये किस प्रकार से उपस्थित है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उपलब्धता, तो प्रकृति में ऑक्सीजन इस परिवार में, प्रकृति में भूपर्पटी पर जो सर्वाधिक, प्रकृति में भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन O2 लगभग 46% पाई जाती है। और अगर अपन वायुमंडल की बात करें, शुष्क वायु में लगभग 21% है। शुष्क वायु में 21% आयतन O2 का होता है, O2 का होता है। ठीक है भाई। इसके अलावा जो सल्फर है वो 0.03 से 0.1% मिलती है भूपर्पटी में। ये तो ऑक्सीजन होगी। सल्फर भूपर्पटी में 0.03 से 0.1% मिलती है। सल्फर मुख्यतः अयस्क बनाती है, ये सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाई जाती है। अब इसके सल्फर के अयस्क कौन कौन से हैं? सल्फर निम्न यौगिकों में पाई जाती है। जैसे CaSO4.2H2O, जानते हैं आप ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O। क्या नाम है इसका? जिप्सम। दूसरा है MgSO4.7H2O, MgSO4.7H2O।
H2O। MgSO4.7H2O ये बोल जाता है एप्सम। जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड, गलेना PbS, गलेना, कॉपर पायराइटिस CuFeS2, कॉपर पायराइट। तो ये आपके इन रूपों में और भी काफी चीजों में पाया जाता है। ये जो सल्फर है काफी जगह काम आता है। और अब देखते हैं इसके गुण। जो ऑक्सीजन परिवार है, ऑक्सीजन परिवार के सामान्य गुण देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये तो उपलब्धता हो गई। अब इनके गुण देखते हैं। 16वें वर्ग के तत्वों के गुण किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। गुण ऑक्सीजन परिवार के सदस्यों के गुणों में पहला है परमाणु आकार। परमाणु आकार तो आपको पता है वर्ग में जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका एक एक कोष बढ़ता चला जाता है, एक एक कोष की वृद्धि होती है, अतः आकार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। परमाणु आकार को ऐसे देख सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो आकार आपका बढ़ता जाएगा। इधर की ओर चलोगे तो कोषों की संख्या में वृद्धि, अब कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। आकार में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि। आकार में वृद्धि। ठीक है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। ऑक्सीजन सबसे छोटा है और पोलोनियम सबसे बड़ा होगा। इसके बाद देखते हैं आयनन विभव। आयनन विभव क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन विभव। आयनन विभव किसे कहते हैं, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाता है, उसका आयनन विभव कहलाता है। पता है आपको, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। आयनन विभव कहलाता है। अब देखो आयनन विभव का क्रम क्या होगा। तो आपको पता है आयनन विभव है जो आयनन विभव परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर परमाणु आकार छोटा है तो आयनन विभव का मान ज्यादा होगा, क्योंकि नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल अधिक होता है। और अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्रम आएगा। आयनन विभव का क्रम क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए आयनन विभव सबसे ज्यादा,
सल्फर के लिए उससे कम, सेलेनियम के लिए उससे कम, टेलुरियम के लिए उससे कम, और पोलोनियम के लिए उससे भी कम। मतलब इधर की ओर जा रहे हो तो आकार में वृद्धि हो रही है, आकार में वृद्धि। अब आकार में वृद्धि हो रही है तो आयनन विभव में क्या होगी? कमी। आयनन विभव में कमी, इसलिए ऑक्सीजन का आयनन विभव सर्वाधिक होगा। इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये। इसका आयनन विभव। अच्छा, इसमें एक बात और है, ऑक्सीजन परिवार के सदस्यों का जो आयनन विभव है वो नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों से कम होता है। होना तो ज्यादा चाहिए था क्योंकि इनका आकार छोटा होता है नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों से, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों का आयनन विभव अधिक होता है। नाइट्रोजन का आयनन विभव ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैंने तभी बता दिया था जब नाइट्रोजन परिवार वाले उसमें हमने बात की थी इसकी, कि यहां अर्धपूरित स्थायी विन्यास होता है, अर्धपूरित स्थायी विन्यास, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल अधिक होगा। और यहां अर्धपूरित विन्यास नहीं है तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। भाई इनका तो NH2 NP3 है, P में अर्धपूरित विन्यास है, P में अर्धपूरित विन्यास है ये इस तरह से, लेकिन यहां पर क्या है? NH2 NP4। तो P में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से हैं, 4 इलेक्ट्रॉन P के। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसको भी अर्धपूरित विन्यास मिल जाए, तो ये तो खुद ही एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, इसलिए इनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होता है नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पॉइंट और नोट कर लेना। ये आपके क्या हो गया? दो गुण हो गए, परमाणु आकार और आयनन विभव। अब देखते हैं अगला गुण। तीसरा आता है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। विद्युत ऋणता क्या होता है? किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, वो कहलाती है विद्युत ऋणता। और ये भी परमाणु आकार के विद्युत विक्रमानुपाती होती है। किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता कहलाती है। अब देखो, विद्युत ऋणता परमाणु आकार के विक्रमाणु पर आती है। अब आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, अगर इसलिए विद्युत ऋणता घटेगी। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम और फिर पोलोनियम। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है 3.5। फ्लोरीन के बाद सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है ऑक्सीजन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी है जिसकी 4 मानी जाती है, इसकी 3.5। जो सल्फर है उसकी 2.5
5.5। सेलेनियम की मानी जाती है 2.50, लगभग सेम सी है। टेलुरियम की 2.1 मानी जाएगी, इसकी 1.76। ये इनकी विद्युत ऋणताओं का क्या है, क्रम है। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। ये आपके इसके विद्युत ऋणता हो गया। इसके बाद आती है धात्विक गुण। तो धात्विक गुण आपको पता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, अतः धात्विक गुण में भी वृद्धि होगी। तो ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा सेलेनियम, ज्यादा टेलुरियम और टेलुरियम से ज्यादा पोलोनियम। इधर की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में वृद्धि, और इसी कारण से आपका धात्विक गुणों में भी क्या होगी, वृद्धि। धात्विक गुणों में तो इसलिए धात्विक गुण बढ़ते जाते हैं, नीचे की ओर चलते हैं। तो ये आपके 4 गुण मैंने बता दिए ऑक्सीजन परिवार के आज, बाकी कल देखेंगे। और इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी साथ के साथ करते चलेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार एग्जामों में आ चुके हैं, उन पर मैं वैसे ही इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा आपको पहले से ही, तो ध्यान में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।